ज़रा हटके में खुशामदीद। वसतुल्लाह ख़ान और शाहज़ेब दिलानी का सलाम कबूल कीजिए। कल दुबई में पाक भारत क्रिकेट में जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर हम क्या बात करें, असल जो लेदे हो रही है वो भारतीय टीम के रूड और क्रिकेट के जो नॉर्म्स के ख़िलाफ़ जो रवैया था उस पर हो रही है। इस पर हम प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। इसके अलावा दोहा में 50 से ज़ायद मुस्लिम और अरब ममालिक के रहनुमा जमा हैं। वो इसराइल को पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारी जारहियत के ख़िलाफ़ हम मुत्तहिद हो रहे हैं। वहाँ से जो बयानात सामने आ रहे हैं, क्या उसमें ये कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं हमारे मुल्क में जारी लड़ाई से, जिसमें आम शहरियों के साथ साथ पाकिस्तानी फ़ौजियों की भी जानें जा रही हैं। ताज़ा जो रिपोर्ट्स आई हैं पिछले चंद दिनों में, उसमें लॉसेस काफ़ी हमारे बढ़ गए हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 सितंबर को ये एक रिपोर्ट सामने आई कि टीटीपी ने हमला किया है जिसमें 12 पाकिस्तानी फ़ौजियों की जानें गईं। उससे एक दिन पहले 12 सितंबर को लोअर दीर से ख़बर आई कि वहाँ पर फ्रंटियर कोर के 7 जवान हमले का निशाना हुए हैं, उनकी जानें गई हैं। तकरीबन आए दिन हर रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में इस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ISPR यानी कि फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम शरपसंदों को भी मार रहे हैं। मिसाल के तौर पे 11 सितंबर को पाकिस्तानी आर्मी ने कहा कि हमने शिमाली वज़ीरिस्तान में महमद के इलाके में 19 दहशतगर्दों को हलाक किया। उसके बाद आज ये ख़बर आई कि खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुख्तलिफ़ इलाकों लकी मरवत में 14 शरपसंदों को मारा गया और बन्नू में 17 दहशतगर्दों को मारा गया। अब ये फ़िगर्स आ जाती हैं, ये रिपोर्ट्स आ जाती हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये एक परेशान कुन सूरत हाल है जो हमारे समझ में नहीं आ रही कि अगर हमारी सरहदों पर इतना आसान है वहाँ से जंगजुओं का आना, फ़ौजियों को निशाना बना के वापस चले जाना, तो हम अफ़गानिस्तान के साथ हम क्या बात करें, कैसे करें। हालिया बरसों में हमने देखा है कि 4 साल पहले जब अफ़गान तालिबान की वापसी हुई, उसके बाद से हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पहले सख्ती की, यहाँ से डिपोर्टेशन की उन लोगों की जो बग़ैर वीज़ा यहाँ पर ठहरे हुए हैं। जो ट्रांज़िट ट्रेड रूट है उसको भी जो है सख्ती की गई ताकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को प्रेशर महसूस हो, लेकिन कोई बज़ाहिर असर नहीं हुआ। हमने प्यार से भी बात की। इस साल 12 हमारे एलची मोहम्मद सादिक वहाँ गए, इसहाक डार साहब ने 3-4 दौरे किए, कोशिश की, चीन को भी हमने इन्वॉल्व किया कि सिफारती लिहाज से हम अफ़गानिस्तान को समझाएं, लेकिन कोई उसमें बेहतरी नहीं आई। अभी 2 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब ने भी अफ़गानिस्तान को मुखातिब करके कहा कि आपको फ़ैसला करना होगा, आपको पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चाहिए या फिर आप TTP को पनाह देते रहेंगे। तो तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमारी फ्रस्ट्रेशन वसत साहब बरकरार है कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। थोड़ा मसला ये है कि डील कैसे किया जाए, प्यार से भी नहीं, ताकत से भी नहीं, गुफ्तगू से भी नहीं, चुप रह के भी नहीं, तो बड़ा अजीब व गरीब एक पड़ोस मिला है। तो वही मसला है कि डील कैसे किया जाए। पिछले साल दिसंबर में आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ ठिकानों पर हमले किए थे जहाँ पे हमारा कहना है वो भी कर लिया। हाँ, TTP के वहाँ पे वो हैं कैंप्स हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब क्या चाहिए, थोड़ा इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर ख़ान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, अफ़गानिस्तान से भी आते जाते रहते हैं, अभी कल शाम को भी वहाँ से होकर आए हैं और हमारे यहाँ पे जो मजबूरियाँ हैं उनको भी समझते हैं। तो ताहिर साहब, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वहाँ से आप होकर आए हैं, वहाँ पे क्या कह रही है काबुल हुकूमत? चीन ने भी उन्हें समझाया है, कोई असर हो रहा है या नहीं? वैसे तो मैं गया था, कुनड़ गया था जहाँ ज़लज़ला आया था, और जो पाकिस्तान से अफ़गान मुहाजिरीन वापस जा रहे, तो उन्होंने तोरखम, वहाँ जो उस साइड पे तोरखम का वहाँ पे उन्होंने कैंप बनाया है उन लोगों को यहाँ से जो जाते हैं, तो वहाँ भी मैं गया था। लेकिन एक हफ्ता वहाँ रहा काबुल में भी,
तो मुलाकातें हो जाती हैं। और ये वाला मौजू जो है, अपने लोगों से भी मैं मिला वहाँ पे। ये जो मसला है, ये वज़ीर आज़म का आपने जिक्र किया, आपने जनूबी वज़ीरिस्तान और दीर का जिक्र किया, लेकिन उससे चंद दिन पहले बन्नू में जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है या फेडरल कांस्टेबलरी है, उनके मरकज़ पे भी हमला हुआ जी और उसमें भी कोई 5-6 तक जानें ज़ाया हुई सिक्योरिटी फोर्सेस का। जी और उसमें एक जो एलिमेंट है वो है कि टीटीपी का हर वक्त जिक्र होता है, लेकिन बन्नू वाला जो हमला था वो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है, उनकी क़यादत में जो 3 ग्रुप का एक इत्तेहाद बना है, उन्होंने किया था। तो जो वज़ीर आज़म का बयान है, ये इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की जो मायूसी की जो एक लेवल है, हालांकि इसी तरह के बयानात आपने मोहम्मद सादिक का जिक्र किया, उन्होंने भी किया। आसिफ दुरानी जब थे खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान, उन भी जिक्र करता रहा। लेकिन वज़ीर आज़म का बयान, और वो भी जनूबी वज़ीरिस्तान के वाक़यात के बाद, और आर्मी चीफ उनके साथ खड़े थे। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने आला एक टॉप लेवल पे ये वाली जो मायूसी का इजहार है ये भी किया है, क्योंकि पाकिस्तान में अब भी यही सोच है कि इस मसले के हल में अफगानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत है उनका एक किरदार है और इनको शिकायत है। तो मेरे ख्याल में ये वाली जो सूरत हाल बनी है, ये कुछ अच्छी नहीं है, ना अफगानिस्तान के लिए, ना पाकिस्तान के लिए, और ना दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए। वो जो नहीं, पाकिस्तान तो का बताएं ना engagement- क्या क्या करें। ये तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हर तरीका आजमा के देख लिया। अब क्या करें कि मतलब फौजियों की जो ये जानें हैं रोज़ बस सस्टेन करते रहें, खामोश बैठे रहें, क्या करें? ये आपकी बात दुरुस्त है। अफगानिस्तान में जो मौजूदा ग्रुप्स है उनकी तशवीश तो चीन को भी है। वो अपने स्टाइल से उनको वार्न भी करता है और आगाह भी करता है। ईरान के अपने मसाइल हैं, उज़्बेकिस्तान भी थोड़े से खदशात उनके हैं, और ताजिकिस्तान के तो ज़्यादा है क्योंकि उनके ताल्लुकात भी ख़राब है अफ़गान तालिबान के साथ। लेकिन जो सूरत हाल पाकिस्तान की है वो किसी भी हमारे पड़ोसी मुल्क की नहीं है, क्योंकि हमारी जो कैजुअलिटीज़ का आपने जिक्र भी किया। मसला क्या है? मसला ये है, अफगानिस्तान में जितनी भी आपने दौरों का जिक्र किया ना, 5 महीने में नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा के 5 मुलाकातें अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा से हुई है। यानी अप्रैल में खुद गए थे और फिर मई में सेफरीकी इजलास हुआ, वहाँ बायलैटरल मीटिंग भी हुई चीन में। जून में जो OIC की मीटिंग की तुर्की में फॉरेन मिनिस्टर्स की, वहाँ भी मुलाकात हुई। फिर उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सेफरीकी इजलास था काबुल में, रेलवे वो जो ट्रैक है उनके लिए, रेलवे लाइन के लिए, वहाँ भी बायलैटरल मीटिंग हुई थी। और फिर अभी जो चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की, और उसके अलावा जो वज़ीर दाखिला गए थे मोहसिन नकवी, जुलाई में 3 घंटे मुलाकात वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ। एक नुक्ता था TTP का। अफगान क्या कहते हैं पाकिस्तानियों, वो कहते हैं कि आप इनके साथ बात करें, मुज़ाकरात करें। और मुज़ाकरात पाकिस्तानी कहते हैं कि वो चैप्टर क्लोज है, मुज़ाकरात हमने नहीं करने। यहाँ पे जो एक क्लेश है मौक़िफ़ का, यही एक बड़ा मसला है, एक बड़ा हर्डल है ताल्लुकात की नॉर्मल उसमें भी। ताहिर खान साहब, ताहिर खान साहब, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन आप हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि पिछले कम से कम 15 साल में कई दफ़ा माहिदे हुए और उनका कोई नतीजा नहीं निकला। मतलब उनको रिकग्नाइज़ किया गया, मतलब अनऑफिशियली, और उनसे बातचीत की गई, काबुल से ही बातचीत की गई, TTP के मुख्तलिफ़ ग्रुपों से अलग से बातचीत की गई, क़यादत से बातचीत की गई, डायरेक्टली बातचीत की गई, इनडायरेक्टली बातचीत की गई, लेकिन मसला वही है। तो मुज़ाकरात की दवाई ने भी काम नहीं किया, तो अब दोबारा वही दवाई चलेगी। अब मसला ये है कि एंगेजमेंट और मुज़ाकरात के अलावा ऑप्शन अगर है भी, इस्तेमाल भी हुआ है, अभी रिसेंटली भी हुआ, माजी में भी हुआ है कि आप स्ट्राइक करके अफ़गानिस्तान के अंदर TTP के जो मराकज़ पाकिस्तान के थे उनको आप हिट करें। तो जो थोड़ी सी एतमाद का एक गो के एतमाद उस तरह नहीं है जिस तरह के होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर स्ट्राइक होती है तो मुमकिन है कि वहाँ से जवाब आएगा और माहौल इस तरह बनेगा कि अगर कोई पॉसिबिलिटी होती है कुछ मसाइल के हल की तरफ। गो कि पाकिस्तान का, मैंने कहा कि पाकिस्तान के खदशात बिल्कुल जायज़ है,
पाकिस्तान के कंसर्न दीगर ममालिक की तरह नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ तशवीश वाले एलिमेंट है, लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकली ताहिर साहब, नवंबर 2022 में तालिबान से जो माहिदा हुआ था वो उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद जो या उससे पहले खान साहब की जो हुकूमत थी उसने भी खासी फराख दिली का मुजाहरा किया। वो उस ज़माने में जो ISI के चीफ थे उन्होंने तो यहाँ तक किया कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं उन्हें वापस बुलाया और इस बुनियाद पे कि ठीक है अब वो हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, मैं कहना आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, हर दवा इस्तेमाल हुई है, सख्त दवा भी इस्तेमाल हुई है, नरम भी हुई है, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। तो बतौर सहाफ़ी आप मुझे क्या बता सकते हैं कि कैसे ये मसला हल हो सकता है? मसले का हल मुश्किल है। और आपने जिक्र किया ना साबिक ISI के सरबराह का काबुल में जाने का, सितंबर के पिछले जी वो सब है जी। मैं वहाँ मौजूद था उसी होटल में उस वक्त जब ये वहाँ दाखिल हुए थे, और बाद में जब इनकी मीटिंग हुई थी, क्योंकि उस वक्त हुकूमत और काबीना नहीं बनी थी, लेकिन बहरहाल कुछ नाम तो एक्सपेक्टेड थे, तो मुल्ला बिरादर से इनकी मुलाकात हुई थी वहाँ पर जो होटल है कॉन्टिनेंटल होटल में। तो और फिर दीगर लोग भी थे, शहाबुद्दीन दिलावर जो बाद में पेट्रोलियम मिनिस्टर थे वो भी थे। आप कभी इस मौजू पे मंसूर खान साहब से ज़रूर बात करें। उस दौरे को अभी तक लोग मुतनाज़ समझते हैं, क्योंकि वो जो चाय का कप है, और इसाक डार साहब भी कभी कभी जिक्र करता है, मेरे ख्याल में इसीलिए वो गए थे। हालांकि उस वक्त हुकूमत नहीं बनी थी, और फिर जब वो एक कोइंसिडेंट था कि वहां पर सहाफ़ी मौजूद थे। चले, वो चाय का कप अगस्त 2021 की बात है, 4 साल बाद भी वो चाय का कप जो है वो काम दिखा रहा है या क्या है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो दौरा अभी तक मुतनाज़ा है। लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये हुआ वो हुआ, वो ठीक है, लोगों की राय है। तो अगर वो दौरा ना होता तो हालात ठीक हो जाते। उनकी माफ कीजिएगा, मैं दो सेकंड, उन मुलाकातों में सबसे जो अहम मौजू पाकिस्तान के लिए उस वक्त था वो यही था कि पाकिस्तान में ये सोच थी इमरान खान के वक्त में और उस वक्त के ISI के सरबराह और दीगर लोगों के कि ये मसला पेचीदा होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि TTP को आप लोगों ने कंट्रोल करना है। लेकिन चूंकि उस वक्त और आज 4 साल से बढ़ के ज़्यादा हुआ है, कुछ महीने ऊपर, क्योंकि सितंबर का तकरीबन आज 15 है, तो इसको मिला करके 4 साल और 1 महीना, तो कुछ हफ्ते, यही था पाकिस्तान के उस वक्त। उनको शक था पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को भी और पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी कि ये मसला पेचीदा होगा, और पेचीदा हो गया। अब कुछ मुमकिन है कि कुछ हमारी शायद हमने उस तरह फिर बाद में सीरियस मामला को नहीं लिया, और कभी जब डाउन होती है टेररिज्म और मिलिटेंसी तो फिर शायद खामोशी होती है। हमारा पॉलिटिकल मुश्किल इतना बन गया है कि हमारी तो हमारा पूरा निज़ाम ही डिवाइड। अच्छा, ये बताइए कि TTP की जो हिमायत है, अफगान जो पॉलिसी है, उस पर क्या तालिबान के अंदर जो सारे ग्रुप हैं या शख्सियात हैं वो मुत्तफिक हैं कि यही पॉलिसी रहनी चाहिए? आप तो जाते रहते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जी, अफगानिस्तान में मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान में जब ये TTP का इशू रहा और फिर मुज़ाकरात भी हुए, ये जो मुज़ाकरात इमरान खान के दौर में हुए थे, ये उनकी तजवीज़ थी, ये अफगानों की पाकिस्तानियों को तजवीज़ थी कि आप मुज़ाकरात करें। चीन को भी कहा, उज़्बेकिस्तान के, उन्होंने नहीं माना, और पाकिस्तान ने मान ली तजवीज़। लेकिन मुज़ाकरात तो आपको पता है नाकाम हो गए, कंडीशन एक दूसरे के लिए वो नहीं थे। लेकिन इस दौरान मुझे नहीं पता कि हमारी कुछ कमजोरियां थी कि हम उनको शायद कन्विंस ना कर सके कि मामलों के ताहिर खान साहब, मेरा सवाल ये नहीं था, मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप चूंकि अफगान माइंड को हमसे बेहतर जानते हैं, तो इस वक्त TTP एज एन एंटिटी, अफगान जो इंतज़ामिया है एज एन एंटिटी, उसकी TTP पॉलिसी है या वहाँ भी अंदर इख्तलाफ है कि इनको कितना लीवे दिया जाए, कितना ना दिया जाए? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ऐसा है या नहीं है? TTP, वहाँ पर मैंने अफगान हुकाम से ये सुना है कि TTP उनको एक मिरास में मिली है, और कुछ लोगों से मैंने, यकीन कीजिए मुझे अभी तक याद है, कुछ लोग उसको बर्डन कहते हैं, तो उन पे कि ये बोझ है, बर्डन है। लेकिन अब वो एक्शन क्यों नहीं लेते, उस तरह एक्शन जो पाकिस्तान चाहता है? ये अब थोड़ी सी वो है कि पाकिस्तानियों के वो क्या है, बल्कि अब जो मसला पेचीदा हुआ है दोबारा, वो अफगान का पार्टिसिपेशन है TTP के साथ। ये मसला कुछ महीनों के लिए हल हुआ था, कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, जेलों में थे, कोर्ट्स में चले गए थे,
और पहले जब यहाँ से कोई अफगान मारा जाता था तो उसको एक हीरो वहाँ पे उनकी जनाजे होते थे, वो सिलसिला रुक गया है, वो ख़त्म हुआ है। लेकिन अब दोबारा पाकिस्तानियों से इस्लामाबाद में हम सुनते हैं कि दोबारा अफगान जो है वो टीटीपी के साथ मिल करके यहाँ पर हमले करते हैं। ये तशवीश दोबारा पैदा तो हुई उन अफगानों पे काबुल इंतजामिया का कंट्रोल नहीं है या वो मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं? आवाज़ थोड़ी सी वो है, जरा काइंडली ऐसा करते हैं ताहिर साहब, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, तब तक हम अपना ऑडियो ठीक करते हैं, वापस तो आपसे गुफ्तगू जारी करेंगे। 4 साल पहले जब अफ़गान तालिबान वापस काबुल पर नाज़िल हुए, उसके बाद से हमारे यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल मखदूश होती गई है, हमारे फ़ौजियों की भी रोज़ शहादतें हो रही हैं। ताहिर ख़ान साहब हमारे साथ हैं। ताहिर साहब, हमने आज थोड़ा शाम गए, दिफाई तज्ज़िया नगार हैं एजाज़ हैदर, उनसे बात की और थोड़ा उनका भी इनपुट लेना चाहा, क्योंकि हम और आप थोड़ा स्ट्रेटिजिक लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे हमारी जो अफवाज हैं या गवर्नमेंट हैं वो कैसे ये लड़ाई जीत सकती है। उन्होंने 4 फैक्टर्स की निशानदेही की है, मैं चाहूँगा आप भी उससे सुने। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इस तरह की लड़ाई में आपका कोई फ्रंट, कोई फ्लैंक्स या रियर नहीं, तो आपके ऊपर चारों तरफ से हमले हो सकते हैं। सो बुनियादी तौर पे किसी भी वक्त जो है कोई सरप्राइज हमला हो सकता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि इस तरह की लड़ाई में बुनियादी चीज है इंटेलिजेंस, कि वो आपके पास वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हो या सिग्नल इंटेलिजेंस हो या इंटेलिजेंस जो आपकी ISR है, ड्रोन्स वगैरह के जरिए हो, इंटेलिजेंस के बगैर आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। तीसरी बात यह है कि जिस जगह लड़ाई हो रही है वहां के लोगों का आपके साथ होना बहुत जरूरी है। और एक चौथी चीज यह है कि जो भी हुकूमतें कर रही हैं, रियासत जो भी कर रही है, वो शफाफ होना चाहिए। मसलन हमें अभी तक ये नहीं पता कि जो पिछली हुकूमत के दौर में बातचीत हो रही थी उसमें कौन से लोग यहाँ पे आए, किनको रीसेटल किया गया, क्यों रीसेटल किया गया, उसके क्या मकासद थे, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो बुनियादी बात यह कि जिस अंदाज में हम निमटते आए हैं इस मसले के साथ, उस पर जब बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो तज्ज़िया भी हो तो कैसा हो। ताहिर ख़ान साहब, अभी हम जो बात कर रहे थे कि ये अफ़गान तालिबान जो हैं ये क्यों नहीं TTP के ख़िलाफ़ एक्शन लेते, तो मेरे जहन में बुनियादी तौर पे ये बात आ रही थी कि बेसिकली तो ये कज़न्स हैं ना आपस में, इनकी आइडियोलॉजी एक है, ये जो निज़ाम लाना चाहते हैं, पत्थर के दौर में ये लोगों को ले जाना चाहते हैं, लड़कियों की तालीम के ये ख़िलाफ़ हैं, स्कूलों को ये उड़ाते हैं, इनमें बहुत सारी कदरें मुश्तरक हैं। तो मेरा बुनियादी सवाल ये कि अगर हमारी ये खुशफहमी थी कि हम अफ़गान तालिबान को वापस काबुल आने देंगे, सहूलत करेंगे इसमें, तो ये हमारी क्या सोच थी कि वो TTP का साथ नहीं देंगे या TTP को सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि हमारे साथ चलेंगे? अफगानिस्तान में जब हम उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, फेस टू फेस जब बात होती है कभी कभी उनसे, या कभी यहाँ से रब्ता होता है, वहाँ पर एक और बात वो करते हैं अफगान तालिबान। उनके जहन में ये है कि जो TTP के लोग हैं या दीगर जो पाकिस्तानी शरीयत पसंद ग्रुप से, उनको उनके बकौल जो यहाँ पर कबायली इलाके हैं या खैबर पख्तूनख्वा की या पश्तून जो है वहाँ पे उनकी हिमायत है, ये भी वहाँ पर एक वो है, इसलिए हम इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, ये बात। दूसरी बात ये है, कभी कभी वो इसका भी इंडिकेशन देते हैं कि TTP के लोग जो है वो काफ़ी सारे हैं, तो उनके लिए उनके खिलाफ एक्शन लेना वो मसाइल पैदा कर सकते हैं। ये और बात, आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि वो, लेकिन उसकी अहमियत अब कब हो गई है कि 2007 से जब TTP बनी है तो उस वक्त से मुल्ला उमर से होते हुए शेख हिब्तुल्लाह, ये उनके अमीर भी है, उनको बैत भी की है, वो चीज़ अब थोड़ी सी वो है। मेरे ख्याल में अगर ये ताल्लुकात वाला सिलसिला इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमत का रहा तो शायद कि फिर TTP के लोग उनकी मजबूरी बन जाए। तो ये अब जो पाकिस्तान में जो इजलास होना था अभी जो नहीं हो सका अगस्त के पहले हफ्ते में, वो जो वमेन आने थे और फिर उसको एक बड़ा वो इशू बन गया। ज़ल्मी खलीलज़ाद ने कहा कि ये अपोजिशन को पाकिस्तान वहाँ इस्लामाबाद में जमा कर रहे हैं और अफगानिस्तान हुकूमत के खिलाफ साजिश है। तो इसी तरह ये जो चीज़ें हैं ये मज़ीद वहाँ पर भी शकूक पैदा करते हैं और बदएतमादी में इजाफा होता है।
लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद मेरी नज़र में अफगान हुकूमत की इस मसले के हल में उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनके कमिटमेंट्स हैं। पाकिस्तान को एक और बात भी करते हैं कि आप हमें थोड़ा सा वक्त दें। आप 4 साल हो गए हैं, थोड़ा सा उस पर ऊपर हो गए हैं, वक्त दे दे करके इस सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है। एक तो मुज़ाकरात वाली बात मैंने कहा, दूसरी वो कहते हैं कि उनको वक्त दें, उनका वो मुश्किलात है अभी। तीसरी कि ये जो पहले मैंने बात की है कि उनका ये ख्याल है कि शायद उनको पुख्तूनों की या खैबर पख्तूनख्वा में या कबाइलियों की एक उनको हिमायत हासिल है। ये चीज़ें हैं कि जिन्होंने वो किया है। लेकिन ये है कि अब टीटीपी की ये जो अभी मुश्किल जो पैदा हुई है कि ये टीटीपी की हिकमत अमली है, हमने उनसे सुना है कि जितने ज़्यादा लोग वो बेच सकते हैं वो जाएं, वो वहाँ पे रहें, वो वहाँ पर लड़ें और या मरें, वापस ना आए। एक बात। दूसरी बात ये है कि वो अब और यही इसी चीज़ ने उसको मुश्किल में बना दिया। मुश्किल एक, वो टीटीपी के लोग आबादी में चले गए और ये जो ड्रोन हमले होते हैं और उसमें सिविलियन की कैजुअल्टीज होती है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा मसला हो गया है। और ये जो बाजौड़ में हुआ और फिर वहां पर जिरगा इसलिए हुआ था कि अगर टीटीपी के लोग सिविलियन पॉपुलेशन में हैं तो फिर फोर्सेस ने कभी कभी तो उसके खिलाफ तो एक्शन लेना है। तो ये सारी पेचीदगी हुई है और ये पाकिस्तान के लिए बड़े मतलब है कि इस वक्त मेरी नज़र में ये एक मुश्किल हालत है। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान का भी है थोड़ा सा। एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, अफगान हुकूमत में, काबुल में वो कौन सी शख्सियात हैं जिनके पास फ़ैसला करने का इख्तियार है और जो समझती हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें अपने रिश्ते बेहतर करने चाहिए, जिन लोगों की हम सपोर्ट कर रहे हैं ये हमारे लिए बोझ हैं, ये हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे? इख्तियार अफगानिस्तान में तालिबान के अमीर के पास है। ये एक बार आपको मैं एक मौजूद से थोड़ा सा हटकर भी है, लेकिन ज़ल्मी खलीजात का मैंने जिक्र किया। वो हफ्ते को आए हैं एक वक्त के साथ जिसमें सदर ट्रम्प के जो हॉस्टेज के लिए यरगमालियों के जो उसके स्पेशल एडवाइस है वो भी साथ है। ये मार्च में भी यही डेलीगेशन गया था और पहले ही दिन 2 अमरीकियों को तालिबान ने रिहा कर दिया था एज ए गुडविल जेस्चर। अब आज तीसरा दिन है। हफ्ते जब मैं उधर था, जब ये ज़ल्मी खलीजात आए थे, हफ्ता, इतवार और पीर की आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूँ तो रात का वक्त है। 3 दिन हो गए हैं तालिबान यानी रिहा नहीं कर रहे हैं इस वक्त तक। वजह कि जब लास्ट टाइम रिहा हुए थे, मैंने सुना है, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले सुना है कि उस वक्त शायद इन्होंने खुद वजारत खारिजा ने उसको रिहा कर दिया था। अमरीकियों ने उसके बदले में एक अब्दुर्रहीम नाम का बंदा है जो आखिरी अफगान है ग्वांटानामो में, वो रिहा नहीं किया था, वादा किया था, रिहा नहीं हो सका। उस पर बात हो रही है। तो मतलब ये है कि वहां पर इख्तियार है तालिबान के अमीर के, और तालिबान के अमीर ने मेरे ख्याल में इस मसले के हल के लिए एक कदम उठाया था, और वो कि 2023 में वो जो फतवा आया था, बड़ा उस पर अभी भी उस पर डिस्कशन होती रही, लेकिन वो अफगानों के लिए था, लेकिन वो मैसेज टीटीपी को भी था। अब मसला ये है कि जब अब कभी कभी लोग अमीर की बात नहीं मानते, इसलिए वो जो फतवा था दारुल इफ्ता का 36 सफ़ों का, मैंने उसको पढ़ा है, मेरे पास मौजूद है, उसका हर नुक्ता अमीर की इताअत का था। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो टीटीपी के साथ अफगान शामिल होते हैं ये अमीर की हुक्म के वायोलेशन करते हैं। ये उनके लिए भी एक चैलेंज है, हमारे लिए भी एक चैलेंज है। तो अफगानिस्तान में इख्तियार सिर्फ अमीर के पास है, लेकिन अगर हमारे वजीर दाखिला जाते हैं जुलाई में, 3 घंटे मुलाकात सिर्फ एक बंदे से करते हैं, वो सिराजुद्दीन हक्कानी है, जो मेजबान भी थे टीटीपी और रियासत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का। तो कुछ इख्तियार उसको है, लेकिन मेरे ख्याल में इख्तियार का जो एक महवर है जो वो अभी भी कंधा है, तो मसले उधर से होते हैं। ठीक हो गया ताहिर खान साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। मसला विल का भी है, कैपेसिटी का भी है। वो कहते हैं कैपेसिटी हमारी इतनी नहीं है कि हम सबको टेक ऑन कर सकें, लेकिन इरादा भी शायद, नीयत भी नहीं है, बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है। इस मौजू को हम यहाँ छोड़ेंगे, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो ज़रा दोहा की ख़बर लेंगे जहाँ पे हमारे मुस्लिम ममालिक के अजीम लीडर्स जमा हुए हैं इज़राइल को पैगाम देने के लिए। वहाँ क्या हो रहा है इसकी बात करेंगे। वेलकम बैक। जब अक्टूबर 1973 में अरब इसराइल जंग हुई थी तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में बरसर-ए-इक़्तिदार थे, शाह फैसल सऊदी अरब के बादशाह थे, रज़ा शाह पहलवी ईरान में थे। तो इन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं की, कोई इजलास नहीं तलब किया। वो OIC उस ज़माने में मौजूद थी, अरब लीग तो बहुत पहले से मौजूद थी, कुछ नहीं। उन्होंने तय किया मिलके कि मगरबी दुनिया को तेल की सप्लाई मुनक़ता,
और 3 महीने तक ऐसा हुआ, होश ठिकाने आ गए। उसी के नतीजे में इसराइल मजबूर हुआ कि मिस्र को उसके इलाके सहराई सिनाई वापस करे और फिर अमन समझौता और अमन प्रोसेस शुरू हुआ, सिर्फ एक उस एक्शन की वजह से। उसके बाद अमेरिका और मगरबी ताकतों ने तय किया कि 1973 का जो ऑयल एम्बार्गो है, इस तरह की सिचुएशन कभी नहीं पैदा होने दी जाएगी। तो उसका उन्होंने फिर इलाकाई अरेंजमेंट किया, जो हुक्मरान थे उनको कल्टीवेट किया, और उसके नतीजे में आज ये सूरत हाल है कि इसराइल ने एक सॉवरेन मुल्क की सॉवरेनिटी की ऐसी तैसी कर दी। ईरान का हम जिक्र इसलिए नहीं कर रहे कि ईरान एक खुली दुश्मनी है, लेकिन कतर तो उस लीग में नहीं था, लेकिन कतर की सॉवरेनिटी पामाल हो गई। उसके बाद अरब ममालिक खलीजी रियासतों के सरबराह पहुँचे, उन्होंने इजहार हमदर्दी किया। एक हंगामी इजलास इस वक्त जारी है अरब लीग और OIC का शेरेटन दोहा में, और उसमें सर जोड़ के बैठे हैं कि क्या ठोस इक़दामात किए जाए। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने एक जुमला दिया कि बातों से मिज़ाइल नहीं रुकते, उसके लिए फिर कोई उसी तरह की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। कोई कह रहा है कि नेटो की तर्ज का इत्तेहाद बना लिया जाए, जैसा कि इराक़ी वज़ीर आज़म। कोई कह रहा है कि एक टास्क फोर्स होनी चाहिए कंबाइंड, यानी हमारे शहबाज शरीफ साहब। और कुछ जो हैं हुक्मरान वो ये कह रहे हैं, जैसे रजब तैयब अर्दवान है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा हदफ खुद किफ़ालत होना चाहिए, इसराइल पे माशी दबाव डालना होगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला वो तक कह रहे हैं कि जो भी तय हो इस बार फैसला कुन और वाज़े होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इसराइल और अमेरिका का क्या रवैया है, बड़ा नॉन सीरियस किस्म का है। वो इसलिए कि मार्को रूबियो साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, एन उस वक्त जबकि ये दोहा में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, वो इसराइल पहुंच गए। हालांकि उन्हें कायदे से कतर पहले आना चाहिए था कि पहले उनसे इजहार हमदर्दी करते, उसके बाद इसराइल जाते, लेकिन इसराइल वो गए और उसका वाज़ेह मैसेज था। नेतन्याहू के साथ मिलके वो यरूशलेम की दीवारें गिरिया पे गए और नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो इस दीवार की तरह जो 3000 साल कदीम है, मजबूत हैं, जुड़े हुए हैं। और वहीं पे नेतन्याहू खुल्लम खुल्ला मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढिठाई के साथ कहते हैं कि हम हमास की लीडरशिप को जब चाहेंगे और जहां चाहेंगे निशाना बनाते रहेंगे। अब मार्को रूबियो साहब कल तशरीफ़ ला रहे हैं कतर, तो मुझे नहीं पता कि उनकी फिर क्या बात होगी, इसलिए कि वो अपना दोनों इंदिया ज़ाहिर कर चुके हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान गज़ा के ऊपर 1 सेकंड के लिए बमबारी नहीं रुकी, 1 सेकंड के लिए वो डायनामाइट स्लो नहीं हुए कि जिनकी वजह से गज़ा शहर जो है अब 100% मलबे का ढेर बन चुका है। तो ये हालात हैं और अब हमारी पूरी जो कोशिश है, बड़ी बेचैनी से इंतज़ार हो रहा है कि देखते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के पिटारे से क्या सांप निकलता है। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। तो वसत साहब, अगर उसमें कोई ठोस इक़दामात हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो OIC का पैगाम आएगा वो ये कि ये एक बहुत ही कमज़ोर इररेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक नहीं है। अगर किसी को है कि जी अब आप इसराइल ने एक रेड लाइन क्रॉस की है कतर के मामले में, और बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि सोए हुए भी जाग जाते हैं। तो अगर किसी को कहीं उम्मीद है कि जी उम्मा जाग जाए, अरब ममालिक जाग जाएं, अगर इस एलामिये में सिर्फ ये टास्क फोर्स जैसे आइडियाज़ सामने आ गए कि जी हम टास्क फोर्स बनाएंगे, कमेटी होगी, सब कमेटी होगी, गौर व खौज चलता रहेगा और उधर जेनोसाइड भी चलती रहेगी, तो आपने एक बिल्कुल वाज़े पैगाम दे दिया कि जी हमारे ऊपर ना रहना, और हर एक की अपनी अपनी। और ये जो कह रहे हैं ना अब उम्मा जाग जाएगी, तो हमारी नानी एक मुहावरा बोला करती थी कि सोते को तो आदमी जगा ले, जो जाग रहा है और सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे जगाना इम्पॉसिबल है। कोई तो अब शायद हो सकता है हमारा ये हो सिलसिला, और फिर जो है हम पता नहीं किस बात पे नाज करते हैं कि जी 57 मुसलमान मुल्क हैं, और 57 का मतलब है कि अक़वाम मुत्तहिदा की 1/3 मेंबरशिप जो है वो हमारी है।
1/4 यानी 25% जो आलमी पॉपुलेशन है वो हम हैं, और 20% आलमी मईशत के हम मालिक हैं। इनके मेरा ख्याल है कागज़ के जहाज़ वहाज़ भी बनाए जा सकते हैं। तो वसत साहब, एक सवाल आपसे छोटा सा, कि अब ये कोई नहीं कह रहा कि जी कि ये 57 मुल्क जो हैं फ़ौजी लश्कर कशी कर दें इसराइल पे, लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट इस एलामिया से ऐसी क्या चीज़ सामने आ सकती है कि लोगों को लगे कि यार शायद इस बार ये सीरियस है? नहीं, मुझे जब वो जो कहते हैं ना सांप का डसा जो है वो रस्सी से भी डरता है, तो मैं कोई पेशगोई नहीं ऐसी कोई करूंगा, खुशफहमी नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा अनलेस के ये ना सिर्फ ऐलान सामने आए बल्कि उस पर मुझे आसार भी नज़र आए कि ये वाकई इस पर अमल कर लेंगे, इसलिए कि हर गोटी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। तो बस फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो दोहा के बाद चलेंगे दुबई और बात करेंगे क्रिकेट की। कल आपने देखा होगा पाकिस्तान भारत के क्रिकेट मैच में हमारी टीम की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही, उस पर हम रोते पीटते रहे, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने जो क्रिकेट की नॉर्म्स को वायलेट किया, जो रूड बिहेवियर दिखाया, सारी तवज्जो उस पर है। लोग हैरान हैं कि भाई ठीक है क्रिकेट तो खेल रहे हो, आखिर हाथ मिलाने से क्या मुश्किल होती। उसका जवाब ये आया कि भारत में इस वक्त बीजेपी सरकार को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दुश्मनी चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दूसरी तरफ आपने अपनी टीम को भेज दिया क्रिकेट खेलने के लिए। अब महाराष्ट्र राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उदय ठाकरे, उन्होंने बीजेपी की सरकार पर जो कड़ी आलोचना की है, पहले उससे सुन लेते हैं। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है, देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ ये ठाकरे साहब ही अकेले नहीं हैं, अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने भी यही सवाल उठाया है पानी और खून और क्रिकेट का, और इन जमातों ने पाकिस्तानी परचम और पुतले भी नज़र आतिश किए एहतजाजन। इसके अलावा जो क्रिकेट के अक्सर मुबसरीन हैं उन्होंने भी कहा कि ये जो हुकूमत है ये लालची है और पैसों के लिए इज़्ज़त नफ्स कुर्बान कर रही है। बाइकआउट का मुतालबा करने वालों में साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह, मनोज तिवारी और जादव वो भी शामिल हैं, लेकिन सिर्फ कपिल देव ने ये कहा कि ये तो चलता रहेगा शोर शराबा। खिलाड़ियों को चाहिए कि सिर्फ अपनी तवज्जो जो है सिर्फ गेम तक रखें। अच्छा, लेकिन मसला ये कि वहाँ पे जो कोई हरकतें हुई तो एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है कि दूध तो दिया मगर मेगनियाँ डाल के। ठीक है, तो अब्दुल गफ़ार हमारे डॉन टीवी के स्पोर्ट्स एडिटर उस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कहिएगा, ये जो कुछ हुआ हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत की है और उन्होंने कहा भाई ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, सही किया ना? देखिए, जो सूरत हाल मई में रही पाकिस्तान भारत की और जो भी मामला रहा, भारत में वहाँ पर एक खास किस्म की आपको पता है खिफत पाई जाती है इंटरनेशनल सतह के हवाले से, और फिर जो उन्होंने नैरेटिव एंटी पाकिस्तान बिल्ड किया, उस सारे तनाजुर में इस एशिया कप की इजाज़त मिलना तो दरकुनार। वो जो मीटिंग होनी थी वसत साहब और शाहदेव साहब बांग्लादेश में, जिसमें एशिया कप का फैसला होना था, भारत तो उसको भी बाइकआउट करके इस एशिया कप को होने ही नहीं देना चाहता था। तो ये बहरहाल पाकिस्तान की कामयाबी रही एशिया क्रिकेट काउंसिल की, वो टूर्नामेंट कराने में कामयाब हुए। और भारत, अब आपके भी देन में सवाल आ रहा होगा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं भारत ने कैसे मान लिया, चने एशिया कप तो हो रहा है कि भारत ने टीम भेज दी, बायलेटर्स तो नहीं खेलते। सर, उसकी वजह ये है कि भारत 2036 और उससे ऑनवर्ड जो ओलंपिक गेम्स हैं उसके लिए बिड कर चुका है, आगे और इरादा रखता है। तो आईओसी के चार्टर के मुताबिक आप किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात को सियासी बुनियादों पर अगर खत्म करते हैं तो फिर आपको आईओसी के इवेंट्स नहीं मिलते, या फिर आपको आईओसी की बिड जो है ना आपकी फेल हो जाती है। तो उसके पेश नजर भारत ने सब कुछ किया। दूसरा एंगल उनका ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर्स का है, जिनकी बहुत चलती है, वहां पर बहुत पैसा इन्वॉल्व है, और इसी वजह से भारतीय हुकूमत ने इजाजत दी। अब कल जो वाकया हुआ, आप ये देखिए कि अगर भारत को अपने पहलगाम वाले वाकये पर जो भी उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, तो आप पहले मैच में भी तो कर सकते थे, आपने यूएई को बहुत बुरी तरह हराया, लेकिन आपने इंतखाब किया पाकिस्तान के मैच का, सियासी रंग दिया। अच्छा, आईसीसी के कवानीन के तहत आप
सियासत को खेल पे ला नहीं सकते। आपको इजाजत नहीं है कि आपको पता है उस्मान ख्वाजा का वाकया यही है, इससे पहले मोइन अली के साथ ये हुआ कि अगर वो एक मतलब काली स्याह पट्टी भी बांधना चाहें फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए तो उस पर फाइन है, जुर्माना है, उसकी ममानियत से भारतीय कप्तान ने जो है वो ये सारा जो स्पीच की पोस्ट मैच फिर पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया खिलाड़ियों से, जो एक बुनियादी मतलब आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट है, स्पिरिट के अंदर आता है कि आपने खेल की स्पिरिट को बरकरार रखना है। लेकिन मैच के बाद भारतीय टीम अपने ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठ गई और दरवाजा बंद कर दिया, जबकि पाकिस्तान टीम बाहर मुंतजिर थी। और यही बात कल पाकिस्तान के माइक हैसन ने भी किया। पीसीबी इस मामले पर जो है वो बहुत मतलब कह लीजिए कि गुस्से में भी है, नाराज भी है। अपने एक डायरेक्टर को भी उन्होंने मुअत्तल किया कि उन्होंने क्यों नहीं इस वाक़े पर वहां पर जो है वो जल्दी से। अच्छा गफ्फार, इसकी पहले कोई मिसाल मिलती है? सर ऐसी फील्ड में कोई मिसाल नहीं है कि कुछ ममालिक के जरिए बात है। पाकिस्तान इंडिया ही एक ऐसा वाकया है पूरी क्रिकेट में जिसके अंदर क्रिकेट अब तक बायलैटरल नहीं खेली जा रही। उसमें मतलब आप ये देखिए कि इस तरह का वाकया कभी क्रिकेट में नहीं हुआ कि कोई टीम किसी से हाथ मिलाने से इनकार कर दे या ड्रेसिंग रूम में। अच्छा, लेकिन गफ्फार, मैं थोड़े से आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तानी टीम के मैनेजर हैं नवेद अकरम चीमा। उनका ये कहना है कि टॉस के वक्त एम्पायर क्राफ्ट ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की थी। बिल्कुल, ये बड़ा हैरानकुन था क्योंकि हम सब भी जब ब्रॉडकास्ट पे इसको टॉस को देख रहे थे, दोनों कप्तानों ने टॉस ने हाथ नहीं मिलाया तो यही समझा गया शायद ये कोई बाहिमी ना सही वो इंडिया ने कुछ मसला किया या दोनों कप्तान नहीं मिलाना चाहते। लेकिन हैरानकुन तौर पर आईसीसी मैच रेफरी जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, एंडी पाइक्राफ्ट, उन्होंने सलमान अली यादव को बाकायदा तौर पर यह कहा कि आप और मतलब सूर्य कुमार यादव ने शेक हैंड नहीं करना। तो वो भी हैरान रह गए क्योंकि आईसीसी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इस मैच का एक तरह से कस्टोडियन होता है, उसको गैर जानेदार होकर मैच की हर एक चीज पर नजर रखनी होती है और उसका किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो पाकिस्तान ने इसी एम्पायर के बारे में कहा है कि इसको निकाला जाए एशिया कप से? जी बिल्कुल, यही मैच रेफरी हैं और इस मैच रेफरी के हवाले से फिर पीसीबी ने ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि इस मैच रेफरी को फौरी तौर पर जो है वो इस टूर्नामेंट से जो है वो बाहर किया जाए। और ना सिर्फ टूर्नामेंट से बल्कि पाकिस्तान की आने वाली जो साउथ अफ्रीका सीरीज है पाकिस्तान में, उसमें भी इन्हीं का ही जो है वो इंतखाब किया गया आईसीसी की जानिब से। तो मामला अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उठाया गया है, बट आईसीसी एसीसी ने अब तक इसको जवाब नहीं दिया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ अपनाया है, बाकी मुल्कों की क्रिकेट खेलने वाले जो मुल्क हैं उनकी हमदर्दी पाकिस्तान के साथ है। डू दे बिलीव कि ये इंडियन टीम ने बहुत एक गलत रवैया अपनाया था? देखिए, इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान की अच्छी पोजीशन है क्योंकि मोहसिन नकवी साहब उसके सदर हैं। पाकिस्तान एशिया कप कराने में कामयाब हुआ। बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का उस बैटिंग में साथ दिया और इसीलिए शाहिद साहब इस एशिया कप के फौरन बाद ये तीनों टीमें पाकिस्तान का दौरा भी कर रही हैं और ये दौरे बिल्कुल अचानक ही तय किए गए हैं, जिसकी वजह यह है कि इन तीनों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन ये प्योर कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है जिसको आईसीसी ने देखना है। लेकिन चूंकि मैच रेफरी पर ही पाकिस्तान को एहतजाज था तो पहले उनको हटाने का मुतालबा किया गया। लेकिन अगर जो स्पीच की है भारतीय कप्तान ने वो खुद ब खुद उस जुमरे में आ जाती है आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के कि आप सियासी बुनियाद पर कोई बात फील्ड पर नहीं कह सकते, तो खुद ब खुद एक्शन ज्यादा ये जरूर होगा कि फाइन हो जाएगा चंद $100 का या इसी तरह कुछ, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो आप नहीं करते तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में फिर उस्मान ख्वाजा, मोइन अली या जो भी फलस्तीन के बारे में बात करना चाहे मतलब देना होगी। मतलब सरजनिश जरूरी है, वरना तो ये तो आम हो जाएगा। क्रिकेट में भी सियासत इस तरह से चलना शुरू हो जाएगी तो बात तो नहीं बनेगी फिर। गफ्फार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बोसर साहब। तो बस इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।